कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो आपको ये ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। तो इस तरफ है लोकसभा और इस तरफ है राज्यसभा। तो लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल और राज्यसभा का कार्यकाल, तो याद रखिएगा जब पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो राज्यसभा का तो कार्यकाल अनंत होता है, क्योंकि ये तो कभी भंग ही नहीं होती। पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल, याद रखिएगा। तो दूसरा पॉइंट है भंग। तो भंग किया जा सकता है, किसे भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, पर राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये क्यों नहीं किया जा सकता ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 2 पॉइंट कवर हो गए, इसे भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो योग्यता क्या होती है, मतलब जो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होगी? तो पहले तो वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, तो लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 25 वर्ष, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। और सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो। और चौथा, वो पागल और दिवालिया ना हो। तो ये जो 4 योग्यता होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य है। राज्यसभा के सदस्यों में भी 3 योग्यता तो सेम ही है। पहला तो वो भारत का नागरिक हो, एक वो भारत के किसी सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो और पागल और दिवालिया ना हो। पर ये जो सेकंड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो लोकसभा में कितनी है? 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राज्यसभा को मैंने आपको बताया था ना, बड़ों का सदन कहते हैं। याद रखिएगा ज़्यादा बड़ी मतलब 30 वर्ष की आयु राज्यसभा में होनी चाहिए और लोकसभा में 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो जनता का सदन किसे कहते हैं? ये तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें जाते हैं लोकसभा में। और शिक्षितों का सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को। जैसा कि अभी आपने देखा ना, राष्ट्रपति किन्हीं किन्हीं मनोनीत करता है? जो आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस सर्विस में, इनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और बाकी भी जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं। मतलब आम आदमी सीधा राज्यसभा में नहीं जा सकता, आम आदमी तो लोकसभा में ही जा सकता है, जिसे जनता सीधा चुनकर भेजती है। पर राज्यसभा में जो वोटिंग होती है ये एमएलए के द्वारा की जाती है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इसीलिए जो शिक्षितों का सदन होता है ये राज्यसभा है और जनता का सदन लोकसभा है। तो उसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव। तो लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, मतलब चुनाव में जनता भाग लेती है। जहाँ हम ही चुनते हैं ना, हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें जनता भाग लेती है। पर राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब जनता भाग नहीं लेती इसमें, राज्यसभा में। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है इसमें भाग कौन लेता है? तो विधायक यानी कि एमएलए भाग लेते हैं। एमएलए वोटिंग करते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में जनता भाग लेती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष चुनाव और राज्यसभा को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं सदस्यों का चुनाव। तो सदस्यों का चुनाव लोकसभा में होता है 5 वर्ष पर। अभी 2019 में चुनाव हुआ प्रधानमंत्री का लोकसभा में। तो अभी आगे कब होगा? 5 सालों के बाद 2024 में। तो जनता के द्वारा चुने गए जितने भी प्रतिनिधि हैं लोकसभा में जाएंगे, तो 5 सालों के लिए कार्य करेंगे। अगर बहुमत की सरकार हो तब तो लोकसभा में 5 सालों के लिए कार्य करेंगे। तो 5 सालों के बाद ये इस्तीफा दे देंगे तो लोकसभा भंग हो जाएगी। पर राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसका चुनाव कराया जाता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है राज्यसभा में। तो इनका कार्यकाल तो मैंने आपको बताया पीछे कि 6 सालों का होता है, पर इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। ये कैसे, ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए पूरा राज्यसभा है, इसे 3 भागों में बांट दिया जाता है, क्योंकि देखा मैं ऊपर लिखा ना 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये मतलब कि 1/3 सदस्यों का पहले चुनाव होगा, मतलब इसे 3 भागों में बांट दिया गया। तो पहले जो इसमें मेंबर हैं, इस खंड में मेंबर है, इनका चुनाव मान लीजिए 2020 में हो गया। उसके बाद अगले 1/3 सदस्यों का चुनाव कब होगा? 2 सालों बाद 2022 में। तो अब जो इस खंड में बैठे हैं इनका चुनाव हो गया। उसके अगले 2 सालों बाद 2024 में तो जो इस खंड में बैठे हैं अब इनका चुनाव हो गया। तो 2-2 सालों बाद क्या हुआ? 1/3 सदस्यों का चुनाव हो गया। तो उसके बाद अब वापस फिर ऊपर आएंगे 2020 वाले में। तो अब इसमें 2020, 22, 24 हो गया था, अब 2026 में इनका चुनाव होगा। तो जो इस तरफ के मेंबर थे, देखिए इन्होंने 6 साल पूरा काम किया ना, 2020 से लेकर 2026 तक, इसी तरह आगे चलता रहता है। तो इस तरह इनका चुनाव चलता है। तो इसमें कभी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि जब इस तरफ 1/3 सदस्यों का चुनाव हो रहा होता है तो 2/3 सदस्य तो होते ही हैं ना, उनका कार्यकाल अभी बचा ही होता है। तो इस तरह राज्यसभा कभी पूरी तरह से भंग नहीं होती। आशा करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में। तो लोकसभा के पदाधिकारी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 93 में है। तो लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन है? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिस प्रकार स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होते हैं ना, पूरे स्कूल का संचालन करते हैं, उसी प्रकार लोकसभा के जो कार्य हैं इसका संचालन कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटेम स्पीकर कि आखिर प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। तो ये लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष है और प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जब चुनाव होते हैं, जैसे अभी 2019 में चुनाव हुआ, हमने लोकसभा में सदस्यों को भेजा
कितने अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में कितने हैं, तो 543 है। तो 543 जब सदस्य लोकसभा में जाएंगे तो इनको शपथ दिलाएगा कोई ना कोई। तो इसके लिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति पहले एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर देते हैं कि भाई जितने भी अब सदस्य हैं इनको आप शपथ दिलाओ। तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि लोकसभा के जितने भी नए सदस्य हैं इनको शपथ दिलाता है, उनके मतलब सदस्यता के लिए, लोकसभा की सदस्यता के लिए। जब शपथ दिला देते हैं उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का जो है काम खत्म हो जाता है, तो इसीलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। तो वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो वीरेंद्र कुमार थे। याद रखिएगा, पूछा जाएगा ये एग्जाम में, ज़्यादातर पूछा भी गया अभी एसएससी के एग्जाम में कि वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन थे 17वीं लोकसभा में, तो वीरेंद्र कुमार थे, याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं अध्यक्ष और स्पीकर के बारे में लोकसभा के। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो पहले प्रोटेम स्पीकर जितने भी नए सदस्य होते हैं लोकसभा के उन्हें शपथ दिलाते हैं। उसके बाद जब वो सदस्य बन जाते हैं लोकसभा के, तो वो क्या करते हैं, अपने में ही लोकसभा का एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। और याद रखिएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता। एक बार तो इन्हें प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला देते हैं ना लोकसभा के सदस्य की, उसके बाद जब ये अध्यक्ष बनते हैं तो इन्हें अलग से फिर लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ लेना नहीं पड़ता। एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेना पड़ता है, तो याद रखिएगा नहीं लेना पड़ता। और अध्यक्ष जो है लोकसभा के, ये अपना त्यागपत्र, मान लीजिए बाद में जब अपना ये जो त्यागपत्र देते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो किसे देते हैं, तो उपाध्यक्ष को देते हैं। याद रखिएगा, अध्यक्ष किसको देते हैं, तो उपाध्यक्ष को। अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना तो वो किसे देंगे, तो वो अध्यक्ष को देंगे। ये दोनों एक दूसरे को अपना इस्तीफा देते हैं। और बात करें वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा ओम बिरला, ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। तो पहला पॉइंट है कि लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना, ये किसका काम है, लोकसभा के अध्यक्ष का। दूसरा पॉइंट है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जब मतलब कोई भी बिल हो जिस पर चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करता है। तीसरा पॉइंट है कि जब किसी विधेयक पर निर्णय न निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल आया जिस पर वोटिंग चल रही हो और 50% वोटिंग उसके फेवर में हो और 50% वोटिंग उसके फेवर में ना हो, तो अब निर्णायक मत कौन दे सकता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। मान लीजिए उसने अपने वोटिंग जो है लोकसभा के अध्यक्ष ने फेवर में दे दी तो ये बिल पास हो जाएगा। अगर फेवर में उन्होंने वोटिंग नहीं दी तो ये बिल पास नहीं होगा। तो निर्णायक मत कौन दे सकता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष दे सकता है, जब मान लीजिए बिल 50-50 वाली पोजीशन में आ जाए तब। तो फोर्थ पॉइंट है धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो धन विधेयक क्या है, ये मैंने संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाली वीडियो में बता रखा है, आप वो वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है, मतलब सदन उसकी अध्यक्षता को समाप्त कर सकता है कि कोई भी मान लीजिए जो सदस्य है लोकसभा का वो 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद का अधिवेशन है उसमें अनुपस्थित रहता है। अगर अनुमति ले ली फिर तो कोई बात नहीं है, अगर अनुमति नहीं ली, अगर लगातार 60 दिनों तक अधिवेशन में भाग नहीं लिया तो उसकी सदस्यता को खत्म किया जा सकता है। ये भी लोकसभा के अध्यक्ष में पावर है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार, कुमारी नहीं है, याद रखिएगा कुमार है, मीरा कुमार ये पहली महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। तो लोकसभा के पदाधिकारी के बाद अब हम देखते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में। तो राज्यसभा का पदाधिकारी का वर्णन अनुच्छेद 89 में है। तो लोकसभा का पदाधिकारी कौन होते थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं सभापति और उपसभापति। तो अब हम देखते हैं सभापति के बारे में। तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पर गलती से राष्ट्रपति लिख उठा, पर यहाँ पर उपराष्ट्रपति आएगा। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। और सभापति संसद का सदस्य नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने लोकसभा में अध्यक्ष के बारे में पढ़ा तो वो संसद का सदस्य होता है, मतलब उस समय लोकसभा का अध्यक्ष होता है, पर जो सभापति होता है ये संसद का सदस्य नहीं होता, ये याद रखिएगा। और सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। तो मान लीजिए सभापति नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। और सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि हम गलती कर देंगे कि जो सभापति हैं ये उपसभापति को अपना त्यागपत्र देंगे, पर नहीं, ये उपराष्ट्रपति होते हैं ना, तो जो उपराष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को। उपसभापति तो सभापति को देंगे, पर जो सभापति हैं ये किसको देंगे,
राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। याद रखिएगा, काफ़ी बार ये पूछा गया एग्जाम में। और एक आपको और बात बता देता हूँ, जो उपराष्ट्रपति होते हैं इन्हें जो तनख्वाह मिलती है, जो इनको वेतन मिलता है, ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता, बल्कि जो ये राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करते हैं ना, इसके लिए इनको वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो वेंकैया नायडू जी ये वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति हैं। और वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो हरिवंश नारायण सिंह ये उपसभापति हैं वर्तमान समय में। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।